प्रॉब्लम्स सब देशों में होती हैं, मसले सब जगह पाए जाते हैं। कोई भी जगह एकदम परफेक्ट नहीं होती, ये हम सब ये बात जानते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आप सहन कर सकते हो, चाहे कड़वा घूट करके, चाहे मुश्किलों से, चाहे अपना मन मार के, चाहे गुस्से से, चाहे चिढ़ के, लेकिन आप सहन कर सकते हो। और वहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती हैं। मतलब वो मुसीबतें अगर आप पे पड़ जाएं तो आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। और वो एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, या आप रोज दुआ करते हैं कि भगवान ना करे ये मुसीबत मेरे या मेरी फैमिली के ऊपर आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कनाडा की उस एक प्रॉब्लम के बारे में जो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी ही नहीं, मैक्सिमम कैनेडियंस की, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी भी, आई थिंक सबसे बड़ी, पहाड़ से भी बड़ी, इस जहान से भी बड़ी, बहुत ही गंदी वाली प्रॉब्लम है। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कनाडा में ये प्रॉब्लम है, कनाडा में वो प्रॉब्लम है, कनाडा रहने लायक नहीं बचा। इनफैक्ट अगर आप मेरा इंस्टाग्राम या टिकटॉक आलसी आत्मा को सब्सक्राइब करोगे या उस पर वीडियोस जाके देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कनाडा में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, रील्स बना के, टिकटॉक पे वीडियोस बना के। कनाडा की प्रॉब्लम्स के बारे में मैं कभी सीरियसली गुस्से होके बोलता हूँ, मोस्टली मैं उनके बारे में मजाक के वे में, सरकास्टिकली कैनेडियन गवर्नमेंट का, यहाँ की अथॉरिटीज का मजाक उड़ाते हुए वो रील्स या शॉर्ट्स बनाता हूं। लेकिन अगर हम मजाक को साइड पे रख दें तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं तो भुगत चुका हूं, लेकिन ऐसी मेरी उम्मीद है कि दोबारा कभी भी वो प्रॉब्लम मेरे या मेरी फैमिली पे या किसी के ऊपर भी ना आए। कि ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में सबको कई बार, एक बार भी नहीं, कई बार आती ही आती है। जैसे कि इंडिया में मान लो आप बोलोगे कि यार सड़कें टूटी हुई अगर मिल रही हैं तो चल मैं फिर भी झेल जाऊंगा, बिजली अगर जा रही है चल मैं फिर भी झेल जाऊंगा, करप्शन अगर हो रही है तो शायद कोई आदमी उसको झेल जाए, कोई बेचारा उसके पास पैसे ना हो किसी को खिलाने के लिए और उस चक्कर में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हर देश की कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ऐसी जरूर होती है जो बाकी सीरियस प्रॉब्लम्स को भी एकदम मच्छर जैसा दिखा देती है। और कनाडा की मेरी नजर में वो प्रॉब्लम है फेलिंग हेल्थ केयर एंड मेडिकल सिस्टम। जी हाँ, कनाडा में क्राइम है, बहुत कंट्रीज में होता है। कनाडा में महंगाई है, बहुत कंट्रीज में होती है। कनाडा में काफी रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता। आप सोचते हो कि ये क्या पागलपन है, लेकिन ऐसे बहुत ही उल जुलूल से रूल बहुत कंट्रीज में होते हैं। कनाडा में आपको लगता है कि रात को आपके घर चोर दरवाजा तोड़ के आ जाएगा, बहुत कंट्री में होता है। लेकिन कनाडा में अगर मैं आपको बोलूं कि एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल क्रम्बल हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और अगर भगवान ना करे आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो कनाडा में अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो है ही नहीं, सिर्फ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट में ही जाना पड़ेगा, तो वहां पे नॉर्मल एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में आपको 6 से 8, हो सकता है 10 से 12 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, इससे पहले कि डॉक्टर आपको सिर्फ देखे और बताए कि क्या हो सकता है। सुन के झटका लगा, मुझे भी लगा था जब मैंने ये बात सुनी थी। और जब ये बात एक्सपीरियंस करी तो भैया हमारे होश ही उड़ गए। अब यही चीज किसी और कंट्री में होती, यानी मैंने फॉर एग्जाम्पल 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी हैं और मैंने अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हाल देखे हैं देशों के। तो मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि मान लो मैं अफ्रीका के एक गरीब से देश बुरुंडी में हूं, वहां पे अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक हद तक बात समझ में आती है। लेकिन कनाडा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री माना जाता है, जो कि अमेरिका के साथ है, जो कि एक एडवांस्ड नेशन सो कॉल्ड माना जाता है, वहां पे आपको बीमारी के लिए, डॉक्टर को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी रूम में 8-8, 10-10 घंटे वेट करना पड़ रहा है। तो आपको कैसा लगेगा सुन के? यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही नहीं, क्लिनिक जरूर है, डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं जैसे अपने इंडिया में भी, वैसे आप चले जाओ, वो आपको छोटी मोटी चीज के लिए, बुखार उखार के लिए दवाई दे देंगे, लेकिन अगर कुछ और होता है तो आपको रेफर करेंगे स्पेशलिस्ट के पास। अब हम ये देखते हैं कि यार हेल्थ केयर की इतनी बुरी हालत कनाडा में है क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया या हमेशा से ही बुरे हाल थे। क्या ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि कनाडा की भैया लग गई है बड़े वाली? तो देखो यार, मेरे को जो लगता है जो पहला फैक्टर है वो है अनकंट्रोल्ड
पॉपुलेशन ग्रोथ जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स खोल के करी है पिछले 10 सालों में। जब इमिग्रेशन होती है तो मोस्टली लोग, मैं कहता हूं कि 100 में से 80% लोग वो बड़े शहरों में आना पसंद करते हैं। कौन से बड़े शहर के सेंटर्स हैं? टोरंटो और आसपास के एरिया, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, एडमिंटन, ये मेन है जहां पे लोग आते हैं। पॉपुलेशन आएगी तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो साथ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज भी और बनानी पड़ेंगी, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट यहाँ की चलती रही वही 1980 के मॉडल पे कि नहीं नहीं, हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर तो हमारा फ्री है जी, हम अमेरिका की तरह थोड़ी हैं, हम तो फ्री इलाज देते हैं सबको। लेकिन भाई साहब, आप फ्री इलाज देते तो हो, लेकिन इंसानों को इलाज मिल भी रहा है या नहीं, ये भी तो देखो। 1980 में तो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, अब मोबाइल आ गए, मोबाइल के बाद टच स्क्रीन आ गए और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अब लैंडलाइन फोन के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। दिस गवर्नमेंट हैज टोटली एंड एब्सोल्युटली फेल्ड टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर अ कंट्री। तो मेरे हिसाब से इमिग्रेशन पॉलिसीज, इंक्रीजिंग ग्रोथ, स्टूडेंट वीजा, जितने यहाँ पे स्टूडेंट आए, सबका जो प्रेशर है वो ये गवर्नमेंट प्लान नहीं कर पाई, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इनका हेल्थ केयर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो कि है कि अगर आपको एक प्राइवेट क्लिनिक पे आपके डॉक्टर ने देख भी लिया, ठीक है, वो बोलेगा यार आपको तो ऐसा है, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, लग रहा है आपकी किडनी में चलो कोई प्रॉब्लम लग रही है, किडनी वाले स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। अब जो भी उसका नाम है, भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देख लो जो भी उसका नाम होता है गूगल कर लेना, किडनी स्पेशलिस्ट बोलूंगा मैं, ठीक है, उसको दिखा देते हैं। आप यकीन करोगे, ये हो सकता है और इसके बहुत हाई चांस हैं कि किडनी स्पेशलिस्ट आपको 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट दे, क्योंकि वो इतना ज्यादा बिजी है और इतने सारे किडनी स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं शहर में। ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। कितने केसेस ऐसे हैं, आप गूगल करके देख सकते हो कि जिसमें लोगों को अपॉइंटमेंट मिली और जब तक वो अपॉइंटमेंट पे उनका नंबर आता उससे पहले लोग निकल लिए। कितने सारे केसेस ऐसे जिसमें डॉक्टर ने बोला इतना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, उन्होंने पैसे खर्चे, वो मैक्सिको जाके अपना इलाज करा लाए, पैसे खर्च के, हॉलीडे की हॉलीडे हो गई। इंडियंस लोग इंडिया जाके, यार हम इंडियंस जो है इंडिया जाके, पाकिस्तान जाके अपना इलाज करा लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार इतना लंबा हम अपना फुद्दू खिंचवाने के लिए थोड़ी बैठेंगे यहाँ पे, कुछ का कुछ हो जाएगा 6-8 महीने में। तो इससे अच्छा इंडिया चलो, घर परिवार वालों से मिलो, अपना इलाज कराओ, रेस्ट करो, आसपास दोस्त यार होंगे, केयर होगी, हॉलीडे भी हो जाएगी। इनके चक्रों में कौन बैठा रहेगा भाई। तो ये है मेरे हिसाब से दूसरा रीजन जिसने लंका लगा रखी है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो ये है कि क्या यहाँ की गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आया होगा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं जैसे यूएसए में होता है। बिल्कुल आया है, और पॉलिटिकली इस पे बहुत डिबेट चल रही है बहुत सालों से। तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों नहीं है? तो बाबू उसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हम देते हैं बेनिफिट्स, ठीक है, हम देते हैं फ्री का इलाज। अगर प्राइवेट हो गया अमेरिका की तरह तो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बचेंगे ही नहीं, सब लोग अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल खोल लेंगे जैसा कि होता है इंडिया, दुबई या किसी और कंट्री में, और हम लोग फंस जाएंगे। वैसे ही यहाँ के डॉक्टर्स कोविड के दौरान इतना वर्क प्रेशर में थे और सैलरी इतनी कम है, इतना टैक्स है, कितने डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद अमेरिका निकल जाते हैं। ये है अगला रीजन। एक तो प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते, दूसरा जो डॉक्टर्स हैं वो इतना ओवरवर्क्ड है, इतने पेशेंट्स उनको देखने पड़ते हैं कि उनकी फट गई है। वो कहते हैं भैया बस बहुत हो गया, वो अमेरिका जाते हैं, पेशेंट्स वहां भी ज्यादा देखने पड़ेंगे, लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगते हैं तो उनको माया का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। तो जब वो अपने देश से खुद ही सगे नहीं है तो कौन सोचेगा हम इमिग्रेंट्स के जो यहाँ पे बाहर से आए हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार ये कैसी बात है, कुछ और कंट्रीज है, आई थिंक यूके में ऐसा होता है कि प्राइवेट और पब्लिक, और अमेरिका में भी शायद दोनों का ऑप्शन है। आपको जिसके पास जाना आप उसके पास जाओ, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी जेब कितनी भारी है उस हिसाब से तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके फेवर में हूँ समवॉट। मुझे लगता है अगर ऐसा कर दें तो एटलीस्ट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखो बाबू, जब आप पे मुसीबत आती है हेल्थ को लेके तब आप कुछ नहीं सोचते, आदमी अपने आप को बेचने को रेडी हो जाता है कि उसका परिवार वाला बच जाए, तो वो प्राइवेट पे जाएगा। और जो नहीं कर सकता वो फिर 6-8 घंटे रुके, वो तो वैसे ही हम रुक रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है। मेरे हिसाब से ऑप्शन जरूर होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि दोनों ऑप्शन ओपन है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम फिर से वही वाली आ जाएगी कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स प्राइवेट में जाने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स नहीं बचेंगे। तो इसमें सिंपल सोल्यूशन है, गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे हॉस्पिटल्स पब्लिक खोलने पड़ेंगे ताकि लोगों की लाइन कम हो जाए, इतनी देर तक लोगों को इलाज के लिए नहीं रुकना पड़े। दूसरा,
गवर्नमेंट डॉक्टर्स की तनख्वाह बहुत अच्छी, उनके बेनिफिट्स बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। हो सकता है उनको थोड़ा टैक्स रिबेट भी दे कि अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो तो आपको टैक्स कम लगेगा, कुछ भी इंसेंटिव जो भी ये गवर्नमेंट चाहे ये कर सकती है। बट ये नियत नहीं है शायद, या पॉलिटिकली है, या ब्यूरोक्रेसी है, जो भी आप इसको बोलो, इन दी एंड भुगत आम आदमी ही रहा है। आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, जब मैं इमरजेंसी में वेट कर रहा था कि बच्चा आया है, माँ बाप उसको लेके आए, उसका खून निकल रहा है, नर्स कह रही है तो क्या हो गया, आपसे पहले इमरजेंसी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बच्चे को अभी दर्द की दवाई दे दो, टाइलेनॉल थोड़ी सी पट्टी वट्टी कर दो, डॉक्टर देखेगा बाद में। बच्चा 6 घंटे तक बिलक रहा है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लोगों के साथ क्या क्या हुआ है इमरजेंसी रूम में मैं क्या बताऊं आपको, आप गूगल करके सब देख सकते हो। मैं बोलूंगा तो भैया मुझे ही पाप लगेगा और लोग मेरे पीछे भागेंगे, जो कनाडा भक्त हो रहे हैं यहाँ पे, वो डंडा जूता चप्पल लेके मेरे ही पीछे भागेंगे। किसी ने सच कहा है कि यू मे हैव 100 डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ until you have a health problem, then you only have one problem in life। इसलिए बचपन से आप सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, और ये बात बिल्कुल सच है। आपके पैसे की टेंशन हो बहुत बड़ी होती है, कोई और टेंशन हो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जिस दिन आपका शरीर जवाब दे दे, जिस दिन आपको कोई बीमारी लग जाए, उस दिन आपका सारा फोकस, आप बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हो, यही प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, बाकी तो चलो हम देख लें। बाकी सारी प्रॉब्लम्स उसके आगे बहुत छोटी लगने लग जाती हैं भाई। तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप अगर कनाडा में हो तो इससे बड़ी प्रॉब्लम आप किसी और प्रॉब्लम को मानते हो? आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे इमरजेंसी रूम में जाके? या अगर आप कनाडा आने वाले हो तो होपफुली इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहना, ऊपर वाला ना करे कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़े, लेकिन बेसिक दवाइयां अपने साथ जरूर लेके आना भाई। बाकी भाई को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आलसी आत्मा को फॉलो कर सकते हो अगर मन करे तो, वहां पे वीडियोस इससे बिल्कुल अलग फ्लेवर के आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अगर आप कनाडा आने वाले हो तो भाई वेलकम टू कनाडा। अगर आप कनाडा में रहते हो तो हेल्थ केयर को ठीक करा दो भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं कवर करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वेलकम टू कनाडा।